नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन हब 088 पर। आज की क्लास के अंतर्गत चर्चा करेंगे शाकंभरी का चौहान वंश व इस वंश के प्रतापी शासक। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। इस चौहान वंश की उत्पत्ति के विषय में बहुत विवाद है। यानी जो चौहान वंश है, इसकी जो उत्पत्ति से संबंधित अगर बात करें तो बहुत अधिक मतभेद पाया जाता है और वंशावली और ख्यातों में उनका अग्निवंशीय माना गया। यानी वंशावलियों के अंतर्गत उनकी जो उत्पत्ति है वो कैसे हुई, अग्निकुंड के आधार पर, तो इनको अग्निवंशीय माना गया। जैसे ये मानते हैं कि भाई अग्निकुंड से जब इनकी उत्पत्ति हुई तो ये मत देने वाले थे पृथ्वीराज रासो, उसके अंतर्गत मोणोत नैन्सी और सूर्यमल मिश्र। ये सभी कहते हैं कि भाई उनकी उत्पत्ति हुई है वो अग्निकुंड के आधार पर हुई। डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा के विचारों में ये कैसे थे, सूर्यवंशी क्षत्रिय थे। यानी इनके आधार पर तो ये बोला है। ये कहते हैं कि डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा कहते हैं कि ये कैसे थे, सूर्यवंशी क्षत्रिय थे। और अचलेश्वर मंदिर के लेख में, कौन से अचलेश्वर मंदिर के लेख में इन्हें चंद्रवंशीय माना गया। यानी जो चंद्रवंशीय मानने वाले जो है, एक तो आबू का जो अचलेश्वर शिलालेख है वहाँ से इनको मानते हैं कि भाई इनकी उत्पत्ति से समझ लीजिए कि भाई ये चंद्रवंशीय थे। और एक हासी का जो शिलालेख प्राप्त हुआ वहाँ से ये ज्ञात होता है कि भाई ये इनकी उत्पत्ति ये चंद्रवंशीय माने जाते हैं। कई विद्वान इन्हें आर्य मानकर विदेशी भी मानते हैं। बहुत सारे ऐसे हैं कि भाई ये विदेशी है इनकी। और इसी मतों का विवेचन करते हुए डॉक्टर दशरथ शर्मा चौहानों की उत्पत्ति ब्राह्मणी वंश से मानते हैं, ब्राह्मण वंश से मानते हैं। डॉक्टर दशरथ शर्मा है, ये कायम खान राशो, बिजोलिया शिलालेख, दशरथ शर्मा, गोपीनाथ शर्मा, ये सभी इनको ब्राह्मण वंशी मानते हैं। तो अलग अलग विद्वानों के अंतर्गत चौहान वंश की उत्पत्ति के संबंध में मतभेद पाया जाता है। बिजोलिया शिलालेख के अनुसार सांबर झील का प्रवर्तक वासुदेव चौहान आदि पुरुष था। यानी जो बिजोलिया शिलालेख के अंतर्गत के अनुसार जो सांबर झील है, उस सांबर झील का जो प्रवर्तक है वो वासुदेव चौहान इस शाकंभरी वंश का आदि पुरुष माना जाता है। यानी शाकंभरी वंश का आदि पुरुष किसे माना जाता है, किसको, वासुदेव चौहान को, जिसका समय था 551 ईस्वी के लगभग। यानी इनका जो टाइम पीरियड है वो 551 ईस्वी के लगभग था। प्रारंभ में चौहान गुज्जर प्रतिहारों के क्या थे, सामंत थे। प्रारंभ के अंतर्गत बात करें तो ये गुज्जर प्रतिहारों के क्या थे, सामंत थे। फिर आगे है, परंतु गुहक प्रताप ने गुर्जर प्रतिहारों की अधीनता से चौहानों को मुक्त करवाया। यानी गुहक प्रताप ने गुर्जर प्रतिहारों की अधीनता से चौहानों को मुक्त करवाए। यानी चौहान जो गुर्जर प्रतिहारों की जो अधीनता से मुक्त हुए वो किसके द्वारा हुए थे, गुहक प्रथम के द्वारा। फिर यानी इन्हीं के समय ये पहली बार क्या हुए थे, स्वतंत्र हुए थे। किन के समय, गुहक प्रथम के समय। फिर आगे है, इसी वंशज सामंत
सांबर का शासक था जो वत्स गोत्र से ब्राह्मण वंश में पैदा हुआ। और वाघपति राज चौहान, कौन? वाघपति राज चौहान का शक्तिशाली शासक हुआ जिसने प्रतिहारों को परास्त कर अपनी शक्ति का क्या किया था? विस्तार किया था। यानी वाघपति चौहान शक्तिशाली शासक वाघपति चौहान हुआ। इन्होंने क्या किया? प्रतिहारों को परास्त कर अपनी शक्ति का और विस्तार किया, शक्ति का परिचय दिया। फिर विग्रहराज, कौन है? विग्रहराज द्वितीय चौहानों का एक अन्य शक्तिशाली शासक हुआ। यानी विग्रहरादित्य जो चालुक्य मूल राज थे प्रथम, उनको उन्होंने हराया था। और इनके द्वारा बड़ौच में आशापुर माता का मंदिर भी बनवाया गया था। 973 ईस्वी में हर्षनाथ लेख और उनके विजयों का उल्लेख करती है। यानी हर्षनाथ लेख के अंतर्गत इनकी जो विजय थी, विजय की उपलब्धियां थी, उसका उल्लेख हर्षनाथ लेख के अंतर्गत मिलता है। इनके गुजरात के चालुक्य शासक मूलराज को परास्त किया। यानी किन्होंने? विग्रहराज द्वितीय ने गुजरात के जो चालुक्य शासक थे मूलराज प्रथम को हराया था, जो अभी आपको मैंने बताया था। फिर है विग्रहराज द्वितीय, यानी कौन? विग्रहराज द्वितीय के बाद दुर्लभ राज और गोविंद तृतीय शासक बना। यानी विग्रहराज के बाद में दुर्लभ राज और गोविंद तृतीय शासक बना। अब गोविंद तृतीय ने एक उपाधि धारण की थी जिसको अपन, यानी पृथ्वीराज विजय नामक ग्रंथ में गोविंद तृतीय की उपाधि वेरी गुड, कौन सी उपाधि मिलती है? पृथ्वीराज विजय नामक ग्रंथ में गोविंद तृतीय की एक उपाधि मिलती है जिसको अपन कहते हैं वेरी गुड। इस उपाधि का अर्थ है शत्रु संहारक। यानी पृथ्वीराज विजय नामक ग्रंथ के अंतर्गत गोविंद तृतीय की जो उपाधि मिलती है वो मिलती है वेरी गुड, और इसका अर्थ होता है शत्रु संहारक। फरिश्ता के अनुसार गोविंद तृतीय ने गजनी के शासक को मारवाड़ में आगे बढ़ने से रोका था। यानी इन्होंने गजनी का जो शासक था उनको मारवाड़ में आगे बढ़ने से किसने रोका था? गोविंद तृतीय ने। फिर इसके बाद में ये वाघपति राज सेकंड, फिर ये पृथ्वीराज प्रथम जिसने परम भट्टारक महाराजा धीराज की उपाधि भी धारण की थी, और पुष्कर के अंतर्गत 700 चालुक्यों को मौत की घाट उतारा था। आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि भी पुष्कर के अंतर्गत 700 जो चालुक्य थे आक्रमण किया था उनको मौत के घाट किसने उतारा था? तो पृथ्वीराज प्रथम के द्वारा। तो आगे अजय राज के बारे में चर्चा करते हैं। अजय राज जिनका जो टाइम पीरियड रहता है 1105 से लेकर 1133 ईस्वी। अजय राज ये इनको क्या कहा जाता है? इनको कहते हैं अजमेर की चौहान शाखा का संस्थापक। अजय राज ने 1105 ईस्वी में ये जो अजय राज है वो शासक बनता है, और इस वंश का एक प्रतापी शासक था। बिल्कुल, अजय राज चौहान वंश का एक प्रतापी शासक था, और इनके द्वारा 1113 ईस्वी में अजय मेरू यानी अजमेर नगर बसाया गया था। यानी अजमेर की जो स्थापना की गई थी अजय राज चौहान के द्वारा, वो कब की गई थी? 1113 ईस्वी में, और बाद में इनके द्वारा अजमेर नगर को बसाया गया।
और चांदी और तांबे के सिक्के भी इनके द्वारा चलाए गए थे। क्या चलाए गए थे? चांदी और तांबे के सिक्के, जो कि अजय प्रिय, ये जो चांदी के सिक्के चलाए गए थे ना, उसके ऊपर क्या लिखे थे? उसके ऊपर लिखे, ये मिला गया, लिखा हुआ, एक तरफ तो मिला था अजय प्रिय, ये दम्स, और एक तरफ मिला है अजय देव। यानी जो सिक्के हैं उनके एक तरफ तो मिला है अजय देव, और एक तरफ मिला है अजय प्रिय द्रमस। ये इस सिक्के के ऊपर मिला है अपन को। फिर है, कुछ मुद्राओं पर उनकी रानी सोमलवती का नाम भी अंकित मिलता है। यानी जो उनकी रानी थी सोमलवती, सिक्कों के ऊपर उनका भी नाम देखने को मिलता है। फिर है, इनके द्वारा अजयमेरु दुर्ग का भी निर्माण करवाया था। आगे चलें, ये अजयराज शैव मतावली होने के साथ साथ एक धर्म सहिष्णु शासक था, सहिष्णु शासक था। उसने जैन और वैष्णव धर्मावलियों को सम्मान की दृष्टि से देखा। यानी खुद किस धर्म को मानने वाला था? शैव धर्म। अब खुद शैव धर्म को मानने वाला था, लेकिन उसके साथ में इसने जैन धर्म और वैष्णव जो धर्म से संबंधित लोग थे, धर्मावलियां थी, धर्म को मानने वाले थे, उनका भी उन्होंने क्या किया था? सम्मान की दृष्टि से देखा था। उसने नए नगर में जैन धर्मावलियों को मंदिर बनाने की अनुमति दी और पार्श्वनाथ के मंदिर के लिए स्वर्ण कलश प्रदान किया गया। ये था अजयराज के बारे में। अजयराज ने ये अजमेर दुर्ग, जो तारागढ़ के नाम से जाना जाता है, ये गढ़बीटली पहाड़ी के ऊपर स्थापित किया था। तो ये था अजयराज के बारे में। अब पढ़ेंगे अपन अर्णोराज के बारे में। किन के बारे में? अर्णोराज के बारे में। इनका जो टाइम पीरियड रहता है वो रहता है 1133 से लेकर 1155 ईस्वी के अंदर। इनको आना जी के नाम से भी जाना जाता है, और इनके द्वारा आना सागर झील का भी निर्माण करवाया गया था। वहाँ पर इनके द्वारा 12 मंदिर या वरा मंदिर का भी निर्माण करवाया गया था। और ये आना सागर झील तो जो तुर्क आक्रमणकारी थे उनका द्वारा जो रक्त था, उस रक्त को साफ करने के लिए आना सागर झील का निर्माण किया गया था। अर्णोराज ने तुर्कों और मालवा के शासकों को क्या किया था? परास्त किया था। इनके द्वारा किनको परास्त किया गया था? तुर्क आक्रमणकारी थे वो, और मालवा के जो शासक थे उनको परास्त किया गया था। मगर गुजरात के शासक कुमारपाल चालुक्य से वो क्या हो गए थे? परास्त हो गए थे। यानी इनके द्वारा जो चालुक्य शासक थे जय सिंह सिद्धराज, यानी पहले चालुक्य के शासक थे जय सिंह सिद्धराज से संघर्ष हुआ, और इस संघर्ष के अंतर्गत अजयराज, ये अर्णोराज है, वो विजय होते हैं। और विजय होने के बाद इस जय सिंह सिद्धराज ने अपनी पुत्री जो कांचन देवी का विवाह अर्णोराज के साथ में करवा दिया। यानी अर्णोराज का विवाह किसके साथ में हुआ? जय सिंह सिद्धराज की पुत्री कांचन देवी के साथ में। फिर है, गुजरात के शासक कुमारपाल चालुक्य से वो क्या हो जाते हैं? परास्त हो जाते हैं। यानी एक बार कहते हैं कि ये कांचन देवी और अजयराज चौपड़ का जो खेल है
वो खेल रहे थे और खेल खेल के अंतर्गत कहासुनी हो गई थी। और इसी की बात के ऊपर इस चालुक्य शासक कुमारपाल के साथ में इनको युद्ध करना पड़ा, जिसके अंतर्गत ये कुमारपाल चालुक्य हो विजय हो जाते हैं। और फिर ये अर्णोराज अपनी बहन का विवाह इन कुमारपाल चालुक्य के साथ में करवाते हैं। इसने अजमेर में आना सागर झील का निर्माण करवाया, यानी अर्णोराज के द्वारा अजमेर के अंतर्गत आना सागर झील का भी निर्माण करवाया गया था। और पुष्कर में वरा मंदिर का भी निर्माण करवाया गया था। ये तो बहुत बार कॉम्पिटिशन एग्जाम के अंतर्गत पूछा गया है कि भाई आना सागर झील का निर्माण अर्णोराज के द्वारा और पुष्कर के अंतर्गत जो वरा मंदिर है उनका भी निर्माण अर्णोराज के द्वारा करवाया गया था। अर्णोराज शैव था, यानी भगवान शिव को मानता था, किंतु उनके अन्य जो धर्मावलियों के प्रति सहिष्णुता की भावना थी, यानी वो दूसरे धर्मों को भी मानता था। खुद शैव धर्म को मानता था लेकिन दूसरे धर्मों का भी वो क्या करता था, आदर करता था। उसने अजमेर में खत्तरगंज के अनुयायियों के लिए भूमि दान दिया, यानी किन के लिए, अजमेर के अंतर्गत खत्तरगंज के अनुयायियों को क्या दी थी, भूमि दान में दी थी। इनके जो दरबारी कवि थे, यानी अर्णोराज शैव धर्म को मानने वाला था। पुष्कर के अंतर्गत उन्होंने वरा मंदिर का निर्माण करवाया, यानी ये देवताओं को बहुत मानता था और दूसरे धर्मों का भी क्या करता था, आदर करता था। तो देवताओं को मानता था तो देव बौद्ध हो गए और दूसरे धर्मों का भी आदर करता था तो क्या हो गए थे, धर्म घोष। इनके दरबारी कवि थे, विद्वान थे, देवबोध और धर्म घोष। उनके समय ये प्रकांड विद्वान थे और जिनको उनके सम्मानित किया गया था। वैसे तो चालुक्यों के हाथों परास्त, यानी चालुक्यों के हाथों ये परास्त होने से उन्हें कुछ मान हानि भी उठानी पड़ी थी। फिर भी गजनवियों को परास्त कर तथा मालो और हरियाणा अभियानों का नेतृत्व कर उसने अपने वंश के प्रभुत्व को नहीं घटने दिया, यानी इनके द्वारा गजनवी वहाँ पर उनके ऊपर भी उनको हराया था। मालवा और हरियाणा अभियानों के अंतर्गत भी उन्होंने नेतृत्व किया और अपने वंश का जो प्रभुत्व था उसको नहीं घटने दिया। फिर इनका एक पुत्र होता है जो जगदेव होता है, इनके द्वारा इनकी क्या कर दी जाती है, हत्या कर दी जाती। फिर आगे शासक बनता है विग्रहराज चतुर्थ। तो विग्रहराज चतुर्थ के बारे में चर्चा करते हैं आज की आगे। इस विग्रहराज चतुर्थ जिनका जो टाइम पीरियड है वो है 1158 से लेकर 1167 ईस्वी का, यानी विग्रहराज चतुर्थ इसको किस नाम से जानते हैं, बिसल देव के नाम से भी जाना जाता है। 1158 से लेकर 1163 ईस्वी तक विग्रहराज ने तोमरों को परास्त कर दिल्ली पर अधिकार किया, यानी जो तोमर वंश, तोमरों को परास्त करके दिल्ली पर किसने अधिकार किया था, विग्रहराज ने, या अपन कह सकते हैं बिसल देव। फिर यह दिल्ली पर अधिकार करने वाला पहला चौहान शासक था, यानी दिल्ली पर अधिकार करने वाला पहला चौहान शासक कौन था, विग्रहराज चतुर्थ या बिसल देव। इसने गजनी के खुसरो शाह को
परास्त किया था और जयनक भट्ट ने इसे कवि बांधव की उपाधि धारण की थी। यानी कट्टी बंधु या कवि बांधव आदि नामों से इनको जाना जाता था। ये उपाधि किन के द्वारा प्रदान की गई थी? जयानक भट्ट के द्वारा। इनको कटिबंधु काटिबंध ये कवि बांधव या ये उपाधियां जो दी थी वो जयनक भट्ट के द्वारा दी गई थी। और विग्रहराज ने हरिकेली और इसके दरबारी विद्वान सोमदेव ने ललित विग्रहराज नाटक की रचना की थी। यानी इनके द्वारा किस ग्रंथ की रचना की गई थी? हरकेली नामक नाटक। एक जो हरकेली नामक नाटक है उस नाटक की रचना तो विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा की गई थी। और इनके दरबारी कवि थे जो सोमदेव थे, उनके द्वारा किसकी रचना की गई थी? ललित विग्रहराज नाटक की। उसने अजमेर में एक संस्कृत पाठशाला बनवाकर उस पर हरकेली नाटक की पंक्तियां खुदवाई। यानी एक संस्कृत पाठशाला खोली गई थी अजमेर के अंतर्गत, जिसके ऊपर इस हरकेली नाटक की जो रचनाएं थी वो इसके अंतर्गत उकेरी गई थी। फिर है कुतुबुद्दीन ऐबक ने उन्हें तुड़वाकर वहाँ यानी इस संस्कृत पाठशाला के ऊपर 2.5 दिन का झोंपड़ा मस्जिद बनवा दी थी। यानी ये पहले संस्कृत पाठशाला थी, इसको कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा तुड़वाकर 2.5 दिन के झोंपड़े के अंदर कन्वर्ट करवा दिया था। विग्रहराज ने बिशलपुर बसाकर वहां पर बिशलपुर झील का भी निर्माण करवाया। यानी विग्रहराज ने बिशलपुर नगर बसाया था और वहां पर बिशलपुर झील का भी निर्माण करवाया गया था। फिर है विग्रहराज चतुर्थ के मूल्यांकन में डॉक्टर दशरथ शर्मा लिखते हैं। डॉक्टर दशरथ शर्मा क्या कहते हैं इनके बारे में? वो कहते हैं कि इनकी महत्ता निर्विवाद है, क्योंकि एक सेना अध्यक्ष के साथ साथ वे एक विजेता, साहित्य का संरक्षण करने वाला, अच्छा कवि और सूझबूझ वाला निर्माता। यानी एक सेनाध्यक्ष भी है, अच्छा नेतृत्व करने वाला है, साहित्यकार है, उनका संरक्षण करने वाला है, खुद अच्छा कवि है और सूझबूझ वाला निर्माता भी है। पृथ्वीराज विजय का लेखक लिखता है जो कि विग्रहराज की मृत्यु हो गई, यानी जयनक के द्वारा लिखा गया है। जो पृथ्वीराज विजय है उसके लेखक है वो जयनक। वो लिखते हैं कि अगर विग्रहराज की मृत्यु हो गई तो जो कवि बांधव की उपाधि निरर्थक हो जाएगी, क्योंकि इस उपाधि को धारण करने की किसी में क्षमता नहीं है। ये एक अच्छा कोटेशन है कि भाई जो जयनक है उनके द्वारा ये कहा गया है कि भाई विग्रहराज की मृत्यु हो गई तो कवि बांधव की उपाधि निरर्थक हो गई, क्योंकि इस उपाधि को धारण करने की क्षमता और किसी में नहीं है। सोमदेव तो इनके दरबारी कवि थे, तो एक विग्रहराज को वीरों में ही नहीं वरन विद्वानों में भी अग्रणी मानता है कि ये वीरों के अंतर्गत ही नहीं, ये तो विद्वानों के अंतर्गत भी अग्रणी है। ये कौन कहते हैं? इनके दरबारी कवि है ना सोमदेव। ये केवल उसकी मिथ्या प्रशंसा नहीं है, हरकेली नाटक से उनकी योग्यता आंकी जा सकती है। यानी जो हरकेली नाटक है जो विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा लिखा गया उससे ये योग्यता उनकी आंकी जा सकती कि भाई वो
कितने अच्छे कवि है, अच्छे लेखक है। फिर आगे एक कोटेशन आता है इनके बारे में कि किलहॉर्न है ने भी इनकी विद्वत्ता की प्रशंसा करते हुए स्वीकारा है कि वे उन हिंदू शासकों में एक व्यक्ति था जो कालिदास और बहुभूति की होड़ कर सकता था। विग्रहराज का समय शपाद लक्ष का स्वर्ण काल कहलाए। यानी तो आपसे पूछ सकते हैं तो शपाद लाद लाद है, शपाद लक्ष है, उसका स्वर्ण काल किन के समय था, तो विग्रहराज चतुर्थ। और यहाँ पर ऊपर एक कोटेशन है किलहॉर्न का। वो कहते हैं कि अगर विग्रहराज हिंदू शासकों में एक मात्र एक व्यक्ति था जो कालिदास की और बहुभूति की क्या कर सकता था, होड़ कर सकता था, बाकी और भी कोई होड़ नहीं कर सकता था। आगे है पृथ्वीराज तृतीय। आगे किसके बारे में चर्चा करेंगे अपन, पृथ्वीराज तृतीय के बारे में। शाकंभरी के 4 शासकों में सबसे प्रसिद्ध पृथ्वीराज तृतीय 11 वर्ष की आयु में शासक बने। यानी ये शासक बनते हैं 1177 से 1192। यानी इससे पहले थोड़ा सा इनका एक परिचय देखते हैं कि भाई इनके माता का क्या नाम था। इनके पिता का नाम था ये सोमेश्वर और माता का नाम था कर्पूरी देवी। इनके जो पिता थे सोमेश्वर, उनके द्वारा एक उपाधि धारण की गई थी प्रताप लंकेश्वर। वो भी एग्जाम में पूछा जाता है इनके बारे में। इनका कहते हैं जन्म 1167 ईस्वी के अंतर्गत गुजरात के अंतर्गत हुआ था। और इनकी जो प्रेमिका थी वो थी पत्नी या प्रेमिका इच्छनी देवी या संयोगिता। ये मुख्यमंत्री थे इनके, जब इन्होंने राजगद्दी पर बैठे तो उनकी सहायता करने वाले कदमवास या कैमास, जिनके संरक्षण में इन्होंने कार्य किया। इनके सेनापति थे वो थे भुवनमल। इनके उपाधियां जो धारण की गई थी वो थी दलपुंगल, जिसको अपन कहते हैं विश्व विजेता। राय पितौरा, जो युद्ध में पेट नहीं दिखाई उनको राय पितौरा कहते हैं। इनके चाचा थे जो अपंग अपरांगगई, चचेरा भाई था नागार्जुन। इसका एक दूसरा भाई था जिसको हरिराज कहते हैं। और इनकी घोड़ी थी वो क्या है, नाट्यरंभा। शाकंभरी के 4 शासकों में सबसे प्रसिद्ध पृथ्वीराज तृतीय हुए थे, जो 11 वर्ष की आयु के अंतर्गत क्या राजगद्दी के ऊपर बैठते, जब इनके पिताजी जो सोमेश्वर है उनकी मृत्यु हो जाती है। उसने सतलज प्रदेश में भंडार को परास्त किया। यानी जो ये भंडारक थे तो एक जाति थी ये पहले सतलज क्षेत्र के अंतर्गत थी, फिर वो धीरे धीरे सतलज को क्रॉस करते हुए दिल्ली की तरफ शुरू करती आना। तब इनको परास्त करना बहुत ही जरूरी था। इन्हें दमन इनके द्वारा किया गया था। वो किया गया था 1182 ईस्वी के अंतर्गत। इसी वर्ष इसने महोबा के चंदेल शासक परमर्दी देव को परास्त किया। यानी इसी वर्ष यानी 1182 के अंतर्गत एक युद्ध होता है महोबा का, जिसका दूसरा नाम ये तुमुल का युद्ध भी कहलाता है, जिसके अंतर्गत जो ये परमर्दी देव चंदेल है वो इनके जो घायल सैनिक आते हैं
तो इन घायल सैनिकों के ऊपर हमला करके उनको मरवा देता है, जिसके कारण पृथ्वीराज तृतीय इनके ऊपर हमला करता है। और हमला करने से पहले जो इनके दो सेना नायक होते हैं, वीर, जो इनके सेनापति होते हैं आला और उदल, वो इनसे नाराज होकर जयचंद गेड़वाल के वहाँ चले जाते हैं। फिर जब पृथ्वीराज तृतीय ने इनके ऊपर आक्रमण करने की बात अभी सुनते हैं तो देशभक्ति जागती है और ये वापस ये परमरिधि देव के पास पहुंच जाते हैं। और वीर दोनों थे आला और उदल, और बड़ी साहस के साथ में ये पृथ्वीराज तृतीय से उनके साथ में उनकी सेना के साथ में लड़ते हुए क्या हो जाते हैं, वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। यानी परमरिधि देव जो चंदेल के ऊपर आक्रमण किया था 1182 के अंतर्गत, जिसको अपन तुमुल का युद्ध या महोबा का युद्ध के नाम से भी जानते हैं। और परमरिधि देव चंदेल के जो व्यक्ति थे, जो सेना नायक तो थे, वो आला और उदल थे, वो वीर गति को प्राप्त हो गए थे लड़ते हुए। पृथ्वीराज ने कन्नौज के गढ़वाल शासक जयचंद को परास्त किया और स्वयंवर के समय उनकी बेटी संयोगता का अपहरण कर उनसे विवाह किया था। यानी तो संयोगता के साथ में इन्होंने जो स्वयंवर हो रहा था वहाँ पर पृथ्वीराज तृतीय को बुलाया नहीं गया था, बाकी जो दूसरे युवराज थे उन सभी को बुलाया गया था। और पृथ्वीराज तृतीय की जो मूर्ति थी वो गेट के पास खड़ी की गई थी। फिर जब स्वयंवर के अंतर्गत ये संयोगता जब हार लेकर चलती है तो इन सभी राजकुमारों को क्रॉस करती हुई वो पृथ्वीराज तृतीय की जो मूर्ति थी उनको ये माला पहना दी जाती है। और जब पृथ्वीराज तृतीय को ये बात पता चलती है तो वो इनको संयोगता को यहाँ से अपहरण करके ले जाता है। तराइन का प्रथम युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध कब होता है? 1191 ईस्वी के अंतर्गत में गौरी को उसने परास्त किया। यानी आपसे पूछे तराइन का जो प्रथम युद्ध हुआ वो कब हुआ था? 1191 के अंतर्गत। किन किन के बीच में हुआ था? तो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के मध्य। इसके अंतर्गत जो थे पृथ्वीराज चौहान के साथ में राजा गोविंद राय, उनके द्वारा गौरी के ऊपर हमला किया गया था, जिससे गौरी घायल हो जाता है और सैनिक उनको लेकर वहाँ से चले जाते हैं और पृथ्वीराज चौहान इस युद्ध के अंतर्गत क्या हो जाता है, विजय हो जाता है। और इसके अंतर्गत पृथ्वीराज चौहान की एक भूल भी मानी जाती है कि भाई जब सेना जा रही थी पृथ्वीराज मोहम्मद गौरी की, तो मोहम्मद गौरी की जो सेना जा रही थी तो पृथ्वीराज चौहान ने उनका क्या नहीं किया था, पीछा नहीं किया था। और फिर आगे एक युद्ध होता है जो कहलाता है तराइन का द्वितीय युद्ध। ग्यारह सौ 92 में तराइन का द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को पराजित किया, जिससे चौहान राज्य का पतन हुआ और भारत में तुर्की शासन की नींव पड़ी। यानी जो 1191 के अंतर्गत तराइन का जो प्रथम युद्ध हुआ जिसमें पृथ्वीराज तृतीय की विजय होती और उसके बाद में वापस युद्ध होता है जो तराइन का द्वितीय युद्ध, वो होता है 1192 के अंतर्गत, जिसके अंतर्गत मोहम्मद गौरी विजय होता है और पृथ्वीराज चौहान इसके अंतर्गत परास्त हो जाता है। इसके अंतर्गत जब प्रथम युद्ध हुआ तो उसमें मोहम्मद गौरी के द्वारा तो तैयारी शुरू की गई थी, वो उनको पता था कि भाई मेरे को वापस हमला करना था, लेकिन पृथ्वीराज जो तृतीय थे वो किसी भी प्रकार की तैयारी नहीं थी उनकी। फिर आगे इसके अंतर्गत मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज की सेना को धोखे में रखा था, यानी धोखे के अंतर्गत ये द्वितीय हुआ था जिसके अंतर्गत ये विजय हुआ था।
कहते हैं कि जब सेनाएं आमने सामने थी तो इसमें ये कहा गया कि भाई गौरी के द्वारा कि मैं मेरे भाई के आदेश का इंतजार कर रहा हूँ कि भाई बाकी अपन युद्ध नहीं करेंगे, आप भी सामने मैदान में डट जाओ, मैं भी एक तरफ डट जाता हूँ, बाकी जब आदेश आएगा वो कहेंगे कि भाई वापस लौटना है तो हम लौट लेंगे, और उनका आदेश होगा कि युद्ध करना है तो युद्ध कर लेंगे, बाकी आमने सामने बैठे ही अपन। लेकिन इनके द्वारा जो रात के समय, यानी कह सकते हैं सुबह के समय, जो 3 या 4 बजे इनके ऊपर हमला किया गया था, जिसके अंतर्गत ये था जो सुबह की नित्य क्रियाएं होती है उसके अंदर के सैनिक लिप्त थे और इनके द्वारा अचानक हमला कर दिया गया था, जिसके कारण पृथ्वीराज तृतीय इसके अंतर्गत क्या हो जाते हैं, पराजित हो जाते हैं और भारत में तुर्की शासक की क्या पड़ जाती है, नींव पड़ जाती है। और बाद में कहते हैं कि भाई सिरसा के पास से पृथ्वीराज चौहान को पकड़कर कैद कर लिया गया। पृथ्वीराज तृतीय वीर, विद्यानुरागी, गुणीजनों का सम्मान करने वाला था और पृथ्वीराज विजय का जो रचयिता जयनक, पृथ्वीराज रासो का लेखक चंद्रबरदाई उनके दरबार की शोभा बढ़ाते थे। यानी जो इसके दरबारी कवि थे, ये पृथ्वीराज विजय का रचनाकार जयनक, पृथ्वीराज रासो के लेखक चंद्रबरदाई, ये सभी इनके दरबारी कवि थे। आगे संयोगिता स्वयंवर कथा है, इसको पढ़ते हैं। कन्नौज के शासक जयचंद ने, कहाँ के शासक, कन्नौज के शासक जयचंद ने राजस्व राजस्व यज्ञ किया और अपनी पुत्री संयोगिता के विवाह के लिए स्वयंवर का आयोजन भी करवाया था, जिसमें पृथ्वीराज को छोड़कर उन कई राजा महाराजाओं को आमंत्रित किया गया। यानी इसके अंतर्गत पृथ्वीराज को छोड़कर बाकी सभी को आमंत्रित किया गया था। इतना ही नहीं, पृथ्वीराज को अपमानित करने के लिए जयचंद ने स्वयंवर स्थल के बाहर द्वारपाल के रूप में पृथ्वीराज की मूर्ति रख दी। यानी एक तो ऊपर से इनको बुलाया नहीं गया और ऊपर से जो गेट के ऊपर खड़ा रहता द्वारपाल, उनकी जगह पृथ्वीराज की मूर्ति स्थापित की उन्होंने, लगाई थी। संयोगिता एवं पृथ्वीराज एक दूसरे को मन से चाहते थे, अतः संयोगिता वरमाला लेकर एक एक राजा महाराजों को देखती हुई आगे बढ़ती जा रही थी और इसने पृथ्वीराज को न पाकर वे मन ही मन बड़ी दुखी थी, किंतु जब वे दरवाजे तक पहुंची तो उसने द्वारपाल के रूप में ही अपने प्रेमी की मूर्ति नजर आई थी। यानी थे नहीं ना वहां पर, इनको बुलाया नहीं गया था। फिर जब वो आगे बढ़ी तो उनकी जो मूर्ति थी वो द्वारपाल के ऊपर उनको संयुक्ता को दिखाई दी। उसने, संयुक्ता ने माला उसके मूर्ति के गले में डाल दी और उस समय पृथ्वीराज भी वहां पहुंच चुका था। यानी सूचना उनको मिल गई थी कि भाई आपकी जो मूर्ति है वो द्वारपाल पर खड़ी है और संयुक्ता ने आपको वरमाला पहनाई है। उसने संयुक्ता को वहां से अपने साथ लेकर अजमेर की ओर प्रस्थान किया और 54 सैनिकों ने गढ़वाल को उनका पीछा करने से रोका। यानी पीछा करने से उनको रोक दिए गए थे 54 सैनिकों के द्वारा। और अजमेर पहुंचकर पृथ्वीराज ने संयुक्ता से विवाह कर लिया और इस घटना से जयचंद व पृथ्वीराज के बीच शत्रुता और बढ़ गई थी। यह कुछ संयुक्ता स्वयंवर की कथा है, जिसके अंतर्गत यही है कि भाई कन्नौज के जो शासक थे जयचंद ने राजस्व एक यज्ञ किया था और इसके अंतर्गत अपनी पुत्री संयुक्ता के लिए स्वयंवर की आयोजन किया।
सभी राजाओं को बुलाया, लेकिन पृथ्वीराज चौहान को बुलाया नहीं। और पृथ्वीराज चौहान को अपमानित करने के लिए पृथ्वीराज चौहान की जो मूर्ति थी वो द्वारपाल के ऊपर खड़ी की थी। और जब वरमाला लेकर संयुक्ता एक एक जो राजकुमार थे उनको पार करते हुए आगे जा रही थी, तो उनको लगा कि भाई ये ध्यान पड़ा कि भाई पृथ्वीराज तो यहाँ पर है ही नहीं। और जब वो आगे बढ़ी तो द्वारपाल के ऊपर पृथ्वीराज की जो मूर्ति थी उन मूर्ति के उन्होंने वरमाला पहना दी थी। और यही बात जब पृथ्वीराज चौहान को पता चली तो वो वहाँ से आते हैं और इनको ले जाते हैं और अजमेर की तरफ जाते हैं, अजमेर, और वहाँ पर ये संयोगिता के साथ में क्या कर लेते हैं, विवाह कर लेते हैं। और ये तो फिर जाहिर ही है भाई जयचंद और पृथ्वीराज के बीच में शत्रुता तो बढ़नी है। अब ये जो कथा है संयुक्ता कथा की ऐतिहासिकता क्या है, यानी इस कथा की सत्यता एवं ऐतिहासिकता के संबंध में इतिहासकार एक मत नहीं, यानी ये भी है ना, जो इसमें भी इतिहासकार एक मत नहीं। डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने इसे कपोल कल्पना मानते हुए कहा है, यानी जो गौरीशंकर हीराचंद ओझा है वो इसको क्या मानते हैं, कोरी कल्पना मानते हैं। कहा है कि प्रबंध कोश, हमीर महाकाव्य, पृथ्वीराज प्रबंध एवं प्रबंध चिंतामणि जैसे समकालीन ग्रंथों में इस घटना का कोई भी जिक्र नहीं। वो कहते हैं कि भाई उस समय जो समकालीन जो ग्रंथ थे, जैसे ये प्रबंध कोश है, हमीर महाकाव्य है, पृथ्वीराज प्रबंध है, प्रबंध चिंतामणि जैसे जो समकालीन ग्रंथ है, इन ग्रंथों के अंतर्गत इस घटना का कोई भी जिक्र नहीं। डॉक्टर रोमिला थापर एवं डॉक्टर आर एस त्रिपाठी ने भी इन्हें सही नहीं माना। ये भी जो रोमिला थापर है और डॉक्टर आर एस त्रिपाठी है वो भी इनको सही नहीं मानते हैं। ये जो स्टोरी है उनको वो सही नहीं मानते। समकालीन फारसी तवारीखों ने भी इस घटना का वर्णन नहीं किया है, किंतु अबुल फजल ने इसका वर्णन अवश्य किया। ये बाकी किसी के अंदर इसका वर्णन नहीं मिलता है, लेकिन जो अबुल फजल है ने इनका वर्णन किया है। डॉक्टर दशरथ शर्मा ने बताया है कि हमीर महाकाव्य और ये रंबा मंजरी में ढेर सारी गलतियां हैं तथा इनमें वर्णन न मिलने से सारी घटनाओं को ही काल्पनिक मान लिया जाए, ये उचित नहीं। यानी डॉक्टर दशरथ शर्मा ने बताया कि हमीर महाकाव्य तथा ये रंबा मंजरी में ढेर सारी गलतियां हैं तथा इनमें वर्णन न मिलने से सारी घटनाओं को काल्पनिक मान लिया जाए, ये उचित नहीं। ये कौन कह रहे हैं? डॉक्टर दशरथ शर्मा। उन्होंने घटना की सत्यता को स्वीकार करते हुए बताया कि प्रेम जीवन का एक बड़ा अंग है और वह सत्य और वास्तविक है, अतः यह घटना घटी हो तो कोई आश्चर्य नहीं है। सीवी वेद, डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने भी इसे स्वीकार किया। यानी डॉक्टर जो दशरथ शर्मा है वो भी कहते हैं कि भाई वो इनको ठुकराते नहीं इस घटना को। डॉक्टर जो सीवी वेद है वो और डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने भी इस घटना को क्या किया है, इस को स्वीकार किया है। इस प्रकार संयोगिता अपहरण की घटनाओं में कोई संदेह नहीं रहा है और सदियों से चली आ रही इस कथा में समय के साथ उतार चढ़ाव या जो अतिशयोक्ति वर्णनों का होना स्वाभाविक है। यानी समय के साथ में इसमें उतार चढ़ाव या और मसाला तो मिला ही जाएगा, किंतु इससे इस घटना की सत्यता पर शंका करना उचित प्रतीत नहीं होता है। फिर ये तो थी संयोगिता की जो कहानी उसके बारे में। फिर अपन ने जब 1192 के अंतर्गत तो तराइन का तृतीय युद्ध पड़ा था, उसके अंतर्गत देखा था कि भाई विभिन्न जो
विद्वान हैं उनके मत भी अलग अलग है। जैसे पृथ्वीराज व गौरी ने सम्मिलित शासन किया, ये कहते हैं गोपीनाथ शर्मा के अनुसार कि भाई बाद में जब युद्ध हो गया उसके बाद में पृथ्वीराज व मोहम्मद गौरी ने सम्मिलित होकर शासन किया था, ये कौन कहता है? गोपीनाथ शर्मा। फिर शब्द भेदी बाण द्वारा मोहम्मद गौरी की हत्या, ये कौन कहता है? ये पृथ्वीराज रासो के अंतर्गत मिलती है। पृथ्वीराज को कैद किया व अंत में उनको मरवा दिया गया, ये पता चलता है अपन को हमीर महाकाव्य के अनुसार। और पृथ्वीराज को भागते हुए पकड़कर मरवा देना, ये मिलता है फरिश्ता और मिन्हाज ए सिराज के अंतर्गत, उस सिराज के अंतर्गत। और गौरी पृथ्वीराज को गजनी ले आया और वही उनकी मृत्यु हुई, ये पता चलता है अपन को अबुल फजल के द्वारा। फिर ये है तराइन युद्ध के परिणाम क्या निकलते हैं कि भाई बाद में ये पृथ्वीराज रासो के अनुसार पृथ्वीराज को पकड़कर पृथ्वीराज को कहाँ ले गया था? गजनी के अंदर ले गया था, जहाँ पृथ्वीराज ने उसको शब्द भेणी जो बेदी बाण है, वो शब्द बेदी बाण के माध्यम से मोहम्मद गौरी को इन्होंने क्या किया था? मार दिया था। और कुछ इतिहासकार तो ये भी कहते हैं कि भाई पृथ्वीराज और मोहम्मद गौरी ने कुछ समय के लिए साथ भी शासन किया, और इस युद्ध के बाद मोहम्मद गौरी यानी जो तराइन का द्वितीय युद्ध, उसके बाद में मोहम्मद गौरी ने भारत के अंतर्गत मुस्लिम साम्राज्य की नींव रखी गई थी। और उसके बाद जो पृथ्वीराज चौहान है वो हिंदू सम्राट के अंतर्गत अंतिम हिंदू सम्राट कहा जाता है। और इसके बाद में मोहम्मद गौरी ने जो पृथ्वीराज के भाई थे हरिराज, उनको अजमेर का ये शासक बनाते हैं। तो ये क्लास कंप्लीट होती है। आगे रणथंभौर का चौहान वंश और इस वंश के प्रतापी शासक हैं, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आगे से आगे पहुंचाने का कष्ट करें।